So we have come to the last part. Technically, this is the first part of cash flow statement, but since we were doing the backward calculations, हम लोग पहले फाइनेंसिंग किए, इन्वेस्टिंग किए, अब ऑपरेटिंग में. However, जब हम इंट्रोडक्शन क्लास दिए थे तो हमने ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में आप लोगों को बताया था और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकाला जाता है उसका कैलकुलेशंस हमने आपको दिखाया था. सिंस आज हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे सम स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार हम फिर से इस पे थोड़ा सा रिवीजन करेंगे एंड देन वी विल गो टू दी सम्स. नाउ इफ रिमेंबर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का जो कोर एक्टिविटी है, जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जेनरेटिंग एक्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रिंसिपल रेवेन्यू जेनरेटिंग एक्टिविटीज या कोर एक्टिविटीज, मतलब कंपनी एक बिजनेस जो डेली बेसिस में वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए. उदाहरण के रूप में अगर एक बैंक का हम बात करें कि उसका प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, तो उसका प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होता है लोन देना, सीज कैश क्रेडिट देना, ओवरड्राफ्ट देना, राइट. सो जो भी वो कस्टमर्स को लोन से एडवांसेस प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे उनका लिए इंटरेस्ट जनरेट होता है. सो इंटरेस्ट एक बैंक के लिए या एक फाइनेंशियल कंपनी इंस्टीट्यूशंस के लिए, उनके लिए इंटरेस्ट एक ऑपरेटिंग इनकम हो जाता है. अगर हम एक रियल एस्टेट डेवलपर का बात करें या हम एक प्रॉपर्टी ब्रोकर का बात करें जो प्रॉपर्टीज में डील करता है, तो किसी को घर, किसी को जमीन खरीदवाना, उसके लिए कमीशन लेना, वो कमीशन, वो ब्रोकरेज उसके लिए ऑपरेटिंग इनकम के तौर पे होता है और उसका वो काम प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, उसका कोर एक्टिविटी होता है. वो एक लॉयर का कोर एक्टिविटी होता है अपने क्लाइंट्स को लीगल एडवाइसेस, लीगल कंसल्टेंसीज प्रोवाइड करना, उसके लिए वो उसका कोर एक्टिविटी होता है. इंश्योरेंस कंपनीज का कोर एक्टिविटी अगर हम लोग देखेंगे तो इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचना, पॉलिसीज करना, पॉलिसीज पे जो उनको प्रीमियम मिलता है वो उनका ऑपरेटिंग इनकम के हिसाब से ट्रीट के लिया जाता है. तो हर नेचर ऑफ बिजनेस का अगर हम लोग बात करें तो हर अलग अलग बिजनेस का अपना एक कोर एक्टिविटी होता है. टीचर के लिए, हमारे जॉर्ज एकेडमी के लिए टीचिंग करना, टीचिंग से जुड़ा भी जो भी काम है, हर वो काम जो हम करते हैं ताकि मैं यहाँ पे खड़ा होकर के आपको पढ़ा पाऊं, वो सब मेरा कोर एक्टिविटी के अंदर में आ जाता है और ये मेरा प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है मेरा. तो जब हम लोग बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मत माने इसका ये होता है कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कंपनी अपना कोर एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट कर पा रही है. ध्यान रहे, हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने नहीं आए हैं. हमारा काम मुनाफा नुकसान निकालना नहीं है, हमारा काम है कैश फ्लो फ्रॉम. हम लोग यहाँ पे नहीं आए प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे आए हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सो हमारा पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए किस पे, कैश फ्लो पे, कि हम कंपनी कितना कैश जनरेट कर रहा है अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से. मतलब मेरा जो कोर एक्टिविटी है पढ़ाना, एजुकेशन सर्विसेज से, इस एक्टिविटी से जॉर्ज एकेडमी में कितना कैश जनरेट हो रहा है, हुआ है. ठीक है, इसे निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं. एक डायरेक्ट मेथड है और एक है दूसरा इनडायरेक्ट मेथड. हमारे सिलेबस में, दोनों ही सिलेबस में, आईएससी और सीबीएसई में डायरेक्ट मेथड सिलेबस के बाहर है, इसलिए हम लोगों को इनडायरेक्ट मेथड करना पड़ता है. मतलब हमारा जो अप्रोच है, नाक हम सीधा नहीं बल्कि घुमा करके पकड़ेंगे, इनडायरेक्ट मेथड है. तो हम लोग को इनडायरेक्टली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाना पड़ेगा. कैसे होगा इनडायरेक्ट मेथड में? उसके लिए मैंने आपके सामने में एक छोटा सा एक पीएल बना करके दिया है. ये कंपनी का पीएल का फॉर्मेट नहीं है, मैंने ये हॉरिजॉन्टल बनाया है, कंपनी का वर्टिकल होता है. बट ये इसलिए बनाया है थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालेंगे. तो आप में से किसी को जॉर्ज एकेडमी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जानने का इच्छा हुआ,
तो एक तरीका होता है डायरेक्टली आप आते हैं और मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है, हम आपको डायरेक्टली अपना कैश जनरेशन दिखाते हैं। और एक होता है कि हम आपको बोलते हैं कि देखो आपको मेरे से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जानना है, हम एक काम करते हैं, हम आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पीएल दे देते हैं, आप इससे पता कर लीजिए कि मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, और इसके साथ साथ हम आपको अपना बैलेंस शीट भी दे देंगे। मतलब एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख करके, एक कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएल और एक कंपनी का बैलेंस शीट, ये दो डेटा आपके पास उपलब्ध रहेगा, और इस दोनों से आपको बैक कैलकुलेशंस करना है, आपको उल्टा इनडायरेक्टली ट्राई करना है और निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो आपके पास आपको दिया हुआ है ये और आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट, ये दो ही चीज आपको दिया है और इससे आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। इससे पहले कि आप ये पता करें कि जॉर्ज एकेडमिक में उसका कोर एक्टिविटी से, उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उसका कैश कितना जनरेट होता है, पहले आपका यह काम होगा कि आप यह पता करें कि जॉर्ज एकेडमी अपने कोर एक्टिविटी से कमाता कितना है। क्योंकि किसी का अगर कैश पोजीशन को अंदाजा लगाना है कि उसके पास कितना पैसा है, तो यह पहले थोड़ा जानना जरूरी होता है कि उसका कमाई, उसका अर्निंग्स, वो कमाता कितना है। यह बहुत स्वाभाविक सा नेचुरल फिनोमिनन है, नेचुरल प्रैक्टिस है ये। तो सिमिलरली अगर हमको यह जानना है कि कंपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना जनरेट करता है, तो हमको पहला काम होगा कैलकुलेट करना कैश फ्लो फ्रॉम हमको पहला काम होगा कैलकुलेट करना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये आपको दिया हुआ है। हम लोगों को इतना आइडिया है, हम लोगों को पता है, हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस से जिसको समझा था कि जीपी और एनपी के बीच में होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर आपको याद होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला थोड़ा सा हम आपको वापस लेके जाएंगे, रेशियो एनालिसिस में ये किया हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से हम अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और अपना ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मेरे को क्या मिल जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाता है। अब पहले इनकम में आते हैं, ये जीपी, यहां पे कुछ इनकम्स मैंने लिख कर रखा हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स। पीएल में प्रोविजन क्रेडिट तब होता है जब हम लोग अपना प्रोविजन को कम करते हैं, क्लास 11 का नॉलेज। प्रोविजन को जब हम लोग राइट बैक करते हैं, प्रोविजन को जब कम किया जाता है तो प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट होता है, प्रोविजन को जब बढ़ाया जाता है तो पीएल अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अब ये जो जीपी के साथ सारे ये ऐड हुए हैं और ये सारे चीज माइनस किया गया, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑफ फिक्स एसेट, तब जाकर के हमको नेट प्रॉफिट मिला है। तो यानी कि हमको अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानना है तो मेरा शुरुआत नेट प्रॉफिट से होगा। कहां से होगा, नेट प्रॉफिट से। यानी कि हमको नेट प्रॉफिट से कैलकुलेट करना पड़ेगा, वापस जाकर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पहुंचना पड़ेगा। अब यहां पे एक दिक्कत यह है कि अगर आपको इस तरह से सजा सजाया स्टेटमेंट ऑफ पीएल मिल जाए तो वहां से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो आंखों के सामने है, आप वहां से खरीद कॉपी करते हैं। बट अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में ऐसा आपको नहीं दिया जाए स्टेटमेंट ऑफ पीएल, आपके पास ऐसा स्टेटमेंट ऑफ पीएल नहीं है, करेक्ट, तो फिर आप एनपीबीटी कैसे निकालेंगे? तब फिर एनपीबीटी निकालने के लिए हम एक बहुत सीधा साधा अप्रोच लेते हैं। वो अप्रोच क्या है, देखिए। हमको पता है फर्म का जब प्रॉफिट निकलता है, उस प्रॉफिट से हम लोग कुछ अप्रोप्रिएशंस करते हैं, उस प्रॉफिट से कुछ दिया जाता है, अप्रोप्रिएट होता है। क्या क्या होता है? प्रॉफिट से जनरल रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर किया जाता है, करते हैं अगर हो सकता है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, हम लोग अभी रिडेम्पशन डिवेंचर किए थे, डिवेंचर को रिडीम करने के लिए एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है और वो भी प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। प्रॉफिट से डिविडेंड्स भी पे होते हैं,
और ये सब करने के बाद अच्छा प्रॉफिट से टैक्स भी दिया जाता है, और ये सब करने के बाद यहां एक बैलेंस बचता है और इसे हम लोग कहते हैं पीएल का क्रेडिट बैलेंस जो लास्ट में बच गया, या सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ पीएल। समझ में आ रहा है? आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? सो फर्म का प्रॉफिट निकलता है एंड देन प्रॉफिट से यू डू सम अप्रोप्रिएशंस, and after appropriations whatever you have to distribute, then you have got the surplus, it's left over, that remains. So मेरा पहला नजर जाना चाहिए, अगर हमको यहां पहुंचना है, मेरा स्टेज 1 हमको यहां पहुंचना है और ये यहां मतलब नेट प्रॉफिट निकालना है, तो मेरे को सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये मेरा कितना है सरप्लस। तो आप बताओ, अगर आपको क्वेश्चन में यह बता दिया जाए कि साल के शुरू में तेरे पास 100 रुपया का सरप्लस है और साल के अंत में 120 रुपया का सरप्लस है स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, या साल के शुरू में पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 100 रुपया था और साल के अंत में वही पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 20 रुपया हो गया, तो ये मेरे को कॉमन सेंस बताएगा कि जो पीएल अकाउंट का जो सरप्लस बैलेंस है, जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल का जो सरप्लस का बैलेंस है, वो अपने आप नहीं बढ़ता। यानी कि इस साल प्रॉफिट कमाने के बाद, प्रॉफिट से सब कुछ देने के बाद 20 रुपया बचा है, तब जाकर के वो क्या हो गया, उसमें ऐड हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? इसको और अच्छा से समझाने के लिए हम तुमको एक्सप्लेन करते हैं। अब समझ लो ये है 2023 का स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये 2022 का प्रॉफिट था, प्रॉफिट से सब कुछ देने के बाद यहां पे सरप्लस बचा है 100 रुपीज। नाउ दिस सरप्लस विल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब हम तुमको यह बता रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर, अगला साल के एंड में सरप्लस तुम्हारे पास 120 रुपया बच रहा है, तो ये तो स्वाभाविक है कि ये जो 100 रुपया आया, 100 रुपया से 120 रुपया कैसे हुआ, यानी कि इस साल जो भी हम प्रॉफिट कमाए हैं उसमें से फिर जीआर डीआरआर देने के बाद भी 20 रुपया बचा है। तो ये जो 20 रुपया जो हम एक्स्ट्रा देख रहे, एक्सेस इंक्रीज देख रहे, ये 20 रुपया 100% इस साल का प्रॉफिट का हिस्सा है ना? तो हमको ना कड़ी से कड़ी जोड़ना है एनपीबीटी निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे डिफरेंस इन डिफरेंस इन क्लोजिंग and opening balance of surplus, that is statement of PL। तो as I said कि हमको पता चला कि लास्ट ईयर तो मेरे पास सरप्लस 100 रुपया है और इस ईयर तो मेरे पास सरप्लस 120 है, तो 120 माइनस 100, ये जो 20 रुपया का हम देख रहे हैं, ये ऑब्वियसली इस साल का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट से सब कुछ देने के बाद ये 20 रुपया सरप्लस में रह गया, तभी जाकर के सरप्लस टोटल 20 रुपया से क्या हो गया है। तो ये जो 20 रुपया हमको मिला, ये 20 रुपया मेरा इस साल का प्रॉफिट का एक हिस्सा है। सरप्लस तो वही है, सरप्लस तो वही है ना, ये सरप्लस जो 100 रुपया बचा, इसी प्रॉफिट का तो हिस्सा बचा सब चीज देने के बाद। तो हम सबसे पहला चीज देखेंगे साल के शुरू में सरप्लस कितना, साल के अंत में कितना सरप्लस है। दोनों का डिफरेंस मेरे को पता चल गया कि इस साल जितना प्रॉफिट तो मेरा हुआ ही है, तो प्रॉफिट के एक पार्ट में मिल गया, मेरे को हो गया। अब हमको बताया गया कि साल के शुरू में तेरा जनरल रिजर्व 15 रुपया है और साल के अंत में जनरल रिजर्व 20 रुपया है, तो ये जनरल रिजर्व 5 रुपए से कैसे बढ़ गया?
तब मेरा दिमाग बोलेगा अरे भैया जनरल रिजर्व में तो अमाउंट कहां से ट्रांसफर होता है, यानी कि ये जो 5 रुपया ट्रांसफर हुआ कहां का, कौन सा प्रॉफिट से ट्रांसफर हुआ, इसी साल का प्रॉफिट से ट्रांसफर हुआ। यानी कि जो जनरल रिजर्व में 5 रुपया ट्रांसफर हुआ वो भी तो इसी साल का प्रॉफिट का हिस्सा है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे, ऐड ट्रांसफर टू GR DRR, जो भी ऐड होगा वो इसमें क्या कर देंगे। तो 20 रुपया में हमने 5 रुपया क्या कर दिया, ऐड। अब फिर हमको पता चला अरे भैया इस साल तो हमने डिविडेंड पे किया है, तो हमको तो पता है कि डिविडेंड कहां से पे हुआ होगा, प्रॉफिट से ही पे हुआ होगा। तो अगर डिविडेंड प्रॉफिट से पे हुआ होगा, अगर डिविडेंड प्रॉफिट से पे हुआ होगा, तो इसका मतलब यह होता है कि जितना डिविडेंड हम पे किए हैं वो तो प्रॉफिट से पे किया है, तो ये भी डिविडेंड किसका हिस्सा है। तो अगर क्वेश्चन में तेरे को बताया गया कि 5 रुपया डिविडेंड पे हुआ, यानी कि 5 रुपया डिविडेंड किसका हिस्सा है, साल का प्रॉफिट का, वो भी इसमें क्या करेंगे, ऐड। सो हम लोग ऐड करेंगे डिविडेंड पेड डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर, और एक ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड, क्योंकि ये दोनों डिविडेंड, जो भी हम डिविडेंड मींस व्हाट, प्रॉफिट का पार्ट। तो बेसिकली अगर हम प्रॉफिट से, अगर हम तुमको बोल रहे हैं कि डिविडेंड 2 रुपया दिया गया, डिविडेंड 3 रुपया दिया गया, तो 2 और 3 तो प्रॉफिट का ही तो हिस्सा है। तो एनपीबीटी निकालने के लिए हम वो डिविडेंड क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये सब देने के बाद ये सरप्लस बचा था, मत भूलना। ये जो बचा कैसे बचा है, जीआर में ट्रांसफर करने के बाद। देखो ना ये चीज को समझो, ये कैसे बचा है, जीआर में ट्रांसफर करने के बाद, डीआरआर करने के बाद, डिविडेंड करने के बाद। तो अगर 5 रुपए जीआर, 5 रुपये डीआरआर और डिविडेंड 100 रुपया फॉर एग्जाम्पल, तो बताओ मेरा नेट प्रॉफिट कितना था। तो मेरा नेट, और ये सब करने के बाद से फॉर एग्जाम्पल सरप्लस बचा तुम्हारा 500 रुपया, तो ये मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, सरप्लस 500 प्लस 100 प्लस 5 प्लस, वही तो कर रहे हैं हम। तो जो जो चीज प्रॉफिट से कटा है वो ऐड कर दे रहे किस में, सरप्लस में, क्योंकि ये जो बचा है ये कैसे बचा है, ये सब देने के बाद तो बचा था। तो ये सब देने के अगर बाद ये बचा है, तो इसी बैलेंस के साथ ये तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। रिकॉर्डिंग हो रहा है साइड से, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत है ध्यान, तुम लोग ये रूम में कोई दिक्कत है। So what I did basically, whatever were the appropriation of the profit, profit से जो जो चीज बटा है वो वापस हम लोग एक जगह क्या कर दिए, उसको ला करके एक एक कर दिए, हमको एनपीबीटी मिल जाएगा। So that is why I have given this format to you. Understand? There was something, how much I don't know, but I know exactly कि इसमें से डीआरआर जीआर में कितना ट्रांसफर हुआ। हमको बता दिया कि इसमें से डीआरआर में कितना ट्रांसफर हुआ, इसमें से डिविडेंड कितना दिया गया, और ये सब देने के बाद कितना बचा। तो जब ये सारा इंफॉर्मेशन मेरे पास है भाई, तो ये नहीं पता चल जाएगा। समझ में आया? So that is how the format works. You first take the difference of the closing balance and the opening balance of statement of PL, right? And then उसमें ऐड करो ट्रांसफर टू जीआर, जितना ट्रांसफर हुआ है ऐड, जितना डिविडेंड पेड हुआ है ऐड, जितना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। और इसमें हम लोग एक चीज और ऐड करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे आज। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर मतलब इसका अर्थ है कि इस साल टैक्स देने के लिए आपने कितना प्रोविजन क्रिएट किया है, कितना प्रोविजन क्रिएट किया है। तो जितना प्रोविजन आपने बनाया है, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, जितना प्रोविजन आपने बनाया है वही प्रोविजन आपका ऐड होगा।
और इसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल कैलकुलेशन होगा, हम लोग देखेंगे। कोई दिक्कत है तुम लोगों को? क्योंकि टैक्स भी क्या है? प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन। तो तुम देखो टेक्निकली हमने क्या किया, हर वो चीज जो प्रॉफिट से अप्रोप्रिएट होता है वो सब चीज को ऐड कर दिया सरप्लस के साथ। हम ऑटोमेटिकली कहां पे पहुंच जाएंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। एंड दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। हमको पहले यहां पहुंचना था, यहां। जब तक हम यहां नहीं पहुंचेंगे तो ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं जा सकते। डिड यू अंडरस्टूड व्हाट इज एनपीबीटी? हाउ वी कैलकुलेट एनपीबीटी? इज देयर एनी डाउट? एनी डाउट? तो क्या क्या ऐड करना समझ में आ गया? अब एक चीज लेस भी करना पड़ता है, बहुत सिंपल। लेस होता है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्रेडिटेड टू पीएल। कभी कभी क्या होता है, हम लोग टैक्स पे करने के बाद हम लोग क्लेम करते हैं, वो सब टैक्स इश्यूज है, उसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। होता है कि हमने टैक्स तो पे कर दिया, बट उसके बाद हम सरकार से क्लेम करते हैं कि मैंने आपको जितना टैक्स होना चाहिए था, मैंने इतना टैक्स और पे कर दिया था, फिर इतना किया करके हमको इतना रिफंड मिलेगा आपसे। तो जब वो टैक्स कभी कभी रिफंड आ जाता है मेरे पास, जब हम ज्यादा टैक्स पे करते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, रिफंड आ जाएगा, तो उसको हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, तो उसको हम लोग अपना इनकम मान के पीएल में क्रेडिट कर देते हैं। तो वो अगर हो चुका है इनकम टैक्स रिफंड, तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्या कहूं, मेरा ऑपरेटिंग में उसको हटा दो। ठीक है, याद रखिए भैया, ये जो हम स्टेप्स ले रहे हैं, ये हम नेट प्रॉफिट प्लीज समझिएगा, हम ये निकालने के लिए लिए कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट निकालने के लिए पीएल बनाने का समय नहीं है और ना बनाना पड़ेगा। वो मत सोचना कि तुमको इनकम एक्सपेंसेस दिया रहेगा और माइनस प्लस करके नेट प्रॉफिट निकालेंगे, नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में एनपीबीटी निकालने का दो ही तरीका है। एक, आपके आंखों के सामने में स्टेटमेंट ऑफ पीएल दे दिया रहेगा, आप देख लो, और दूसरा अगर नहीं दिया रहेगा तो यही ऑप्शन है एनपीबीटी निकालने का। कोई दिक्कत है? समझ में आया? अब जब मेरा एनपीबीटी निकल जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे।